गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 6 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो कोई बात नहीं, 2 दिन से नहीं आई, बट ठीक है यार, जब आ रही है तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी आज रात में 7 और 8 मार्च की अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जो 6 मार्च की तो फर्स्ट न्यूज़ है वो थी चाइना टू पुश फॉर बिल्डिंग पोलर सिल्क रोड इन आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, क्योंकि चाइना क्या करने वाला है, आर्कटिक ओशन में पोलर सिल्क रोड को बिल्ड करेगा, ठीक है। आपको पता ही है कि आर्कटिक ओशन में आपको पता ही है, क्योंकि आइस कवर्ड पार्ट्स है वहाँ पे, तो उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पोलर सिल्क रोड है वो क्या करेगी, कुछ न्यू सी रूट को इमरजेंस देगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई। आप सबको पता है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो पहले क्या होता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, एक सुपर ओशन होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, 7 ओशंस में डिवाइड हो गया। तो उसी तरह गया अभी आर्कटिक ओशन में क्या हो रहा है, मतलब कि मेल्टिंग हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, वो खुद ही क्या है, इतना पिघल पिघल के खुद में एक सी बन जाएगा, ठीक है। और अब एक न्यू, फिर अब सी होगा तो एक न्यू सी रूट भी आ जाएगा, ठीक है। तो पोलर सिल्क रोड मेनली क्या होगा, वो उस रूट के थ्रू क्या आएगा, किस तरह से आप उस रूट को असेस कर सकते हो, ठीक है। चाइना प्लान कर रहा है कि आपको पता है चाइना का भी ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है। ये किसके साथ चल रहा है, मेनली एशियन कंट्रीज के साथ चल रहा है, ताकि चाइना अपनी कनेक्टिविटी बना सके। तो चाइना का प्लान है कि इस प्लान को, अपने पोलर सिल्क रोड के प्लान को इंटीग्रेट करे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, ठीक है। जो पोलर सिल्क रोड है, इससे क्या आएगा, एक ब्लू इकोनॉमिक पैसेज, एक लिंकिंग, मतलब कि इससे क्या आएगा, चाइना और यूरोप में क्या आएगा, एक लिंक कनेक्टिविटी ओपन होगी, किसके थ्रू, आर्कटिक ओशन के थ्रू। और इसके अलावा क्या है, वो आर्कटिक ओशन में भी क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा क्या है, इससे चाइना क्या प्रोवाइड करेगा, ऑयल एंड गैस की भी अल्टरनेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेगा। अब आर्कटिक रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको पता ही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आर्कटिक में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी स्टडी से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने वर्ल्ड में और पार्ट्स में किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जो चीजें हमें बचानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एस्टिमेट अकाउंट करता है कि आर्कटिक ओशन में नियर अबाउट 22% अर्थ के ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज है। अगर जियोपॉलिटिकल अकॉर्डिंग देखें तो ये जो आर्कटिक ओशन, आप सबको पता है कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका, यूरोप और एशिया में है। और ये कहीं ना कहीं क्या आपको ट्रेड रूट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कुछ न्यू फिशिंग ग्राउंड्स, ऑफकोर्स जब मीटिंग लेगी तो वहाँ पे फिर कुछ फिशिंग भी वहाँ ब्रीड करेगी, और कुछ सी रूट्स की वजह से क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग को ये बहुत अच्छे वे में इम्पैक्ट करेगी। रिसेंटली क्या है, इंडिया ने भी ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी रिलीज करी थी कि किस तरह से हम अपनी आर्कटिक रीजन में साइंटिफिक रिसर्च को इंक्रीज करेंगे, सस्टेनेबल टूरिज्म को इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 22% में अर्थ का ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज है, किस तरह से हम वहाँ के मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा करेंगे, कहाँ पे, आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन को रीजन अबव आर्कटिक सर्कल भी बोला जाता है, क्योंकि ये नियर अबाउट 60, आपको पता है ये आर्कटिक ओशन होता है, ये नीचे अंटार्कटिक है, और ये जो 66 डिग्री से अबव लैटिट्यूड में लाई करता है, विच इंक्लूड्स आर्कटिक ओशन भी होता है इसमें, विद नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज है, यूज ऑयल इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, सऊदी टेल्स इंडिया आफ्टर प्लीज फॉर इंक्रीज सप्लाई, ठीक है। तो ये देखो, आप समझ रहे होंगे कि देखो ऐसे ऑयल की बात हो रही है, क्योंकि आजकल ऑयल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स की बात हो रही है। देखो गाइस, जो रिजर्व्स की जो न्यूज होती है वो हमारी एनवायरमेंट भी कवर हो सकता है, तो कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, तो आप सोचोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर हो सकती है, ठीक है। तो गाइस ये वैसे एनवायरमेंट में कवर होगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाली जो न्यूज पढ़ी है, नो डाउट हमने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ी है। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या है, किस तरह से ऑयल को जो मतलब कि सऊदी अरब है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या आपको पता है, जो OPEC है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और उनके एलाइज, जिनको हम OPEC प्लस कंट्रीज बोल रहे हैं, उन्होंने एग्री किया है कि वो क्रूड ऑयल की सप्लाईज को इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो जाती। मतलब ये आपको पता ही है, जब कोरोना आया तो उसमें क्या होगा, आप इवन कि आपने देखा था कि जो ऑयल की जो डिमांड थी वो इतनी कम हो गई थी, क्योंकि जो वेस्ट टेक्सास ऑयल की जो प्राइस थे वो नेगेटिव में चले गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो OPEC, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है, नाम से समझ में आ रहा होगा, ये ग्रुप है जो एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल कंट्रीज, ठीक है, उनका ग्रुप है। उन्होंने एग्री किया कि अभी वो जो ऑयल की सप्लाई उसे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इकोनॉमिक रिकवर नहीं हो जाती ग्लोबली, मतलब कि हर एक कंट्री की, ठीक है। इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने प्ली की रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने प्रोडक्शन कंट्रोल को इजी करें ऑन क्रूड ऑयल, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये आपने देखा ही है, ठीक है। हाउएवर इंडिया ने एडवाइस किया है सऊदी अरब को कि आप क्या कर सकते हो, 2 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज कर सकते हो, ताकि फॉर ईजिंग प्राइस, ठीक है। करंटली क्या है, इंडिया के पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो इंडिया के पास अभी
74 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब कि इंडिया अपने मतलब कि कंट्री में अगले 74 डेज के लिए क्या कर सकती है, पब्लिक को पेट्रोल प्रोवाइड कर सकती है। इसके अंडर 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है हमारे अंदर। एक तो विशाखापट्टनम में है, एक मैंगलोर में है और एक पदोर में है। मैंगलोर और पदोर आपको पता ही होगा कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अभी जो ऑयल प्राइसेस में जो इतना ज्यादा एकदम से राइज हो जाता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, ये आपको पता है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है और ये नियर अबाउट 85% जो हमारी ऑयल की नीड है वो इम्पोर्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे इंडिया के प्राइस का फ्लक्चुएशन। ठीक है, और आरबीआई के अलावा क्या है कि अगर हम हर बैरल में $10 इंक्रीज करते हैं क्रूड प्राइसेस में, इसकी वजह से क्या है, हमारे इंडिया को बल्कि क्या होता है, घाटा होता है नियर अबाउट $12.5 बिलियन का करंट अकाउंट से। क्योंकि देखो आपको पता है ना, फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो फॉरेन डॉलर में ही तो हम पे कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या जो हमारा फॉरेक्स होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और हमारा जो डेफिसिट होता है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम किस तरह से क्या मेजर्स लिए गए ताकि हम ऑयल की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम कर सकें। ओएनजीसी विदेश को इन्वॉल्व किया गया किस तरह से वो ऑयल और गैस को इंडिया के आउटसोर्स भी क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इसके अलावा उन्होंने अपना जो पार्टिसिपेटिंग इंटर 37 ऑयल और गैस एसेट्स में 17 कंट्रीज में ओएनजीसी ने शो किया। ठीक है, इंडिया का एम है कि वो अपना गैस का जो शेयर है एनर्जी बास्केट पे इंक्रीज कर सके, जो भी 6% है उसको बढ़ा के 15% करे। कब तक? 2030 तक। इसका एम ये भी किस तरह से वो अपनी इंपोर्ट सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर सकता है। डाइवर्सिफाई मतलब कि अगर 1-2 कंट्री पे डिपेंडेंट है, किस तरह से और कंट्री को इस बास्केट में लेके आ सकता है। नेक्स्ट है सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर इन ओडिशा कंटेन। ठीक है, अभी ओडिशा में सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर आई थी तो उसको अभी काबू में कर लिया। ये जो न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो सिमलीपाल है ओडिशा में है और ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पे? ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट, और ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसका जो नाम है सिमुल से पड़ा था सिमलीपाल, जो कि एक सिल्क कॉटन का ट्री है। इसको यूनेस्को के द्वारा भी इंक्लूड किया गया है इन इट्स लिस्ट ऑफ क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता नहीं चाहिए क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी है। इसके अलावा ये साल का लार्जेस्ट जोन है इंडिया में। ठीक है, अभी क्या जो फॉरेस्ट फायर है ये सिमलीपाल में फरवरी में स्टार्ट हुई थी और इसको फाइनली अभी कंट्रोल में कर दिया। फॉरेस्ट फायर आपको पता है अगर फॉरेस्ट में आग लग जाए तो इससे क्या है, फॉरेस्ट की वेल्थ को थ्रेट पहुंचने के अलावा इसके अलावा वहां का जो फ्लोरा और फोना है उसको भी क्या इम्पैक्ट करता है, और वहां की बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और एनवायरमेंट सबको इम्पैक्ट करता है। अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के 54.4% कहीं ना कहीं क्या वल्नरेबल है टू ओकेजनल फायर, और 7.49% फॉरेस्ट ऐसे हैं जो मॉडरेटली फ्रीक्वेंट फायर से वल्नरेबल है, और 2.4% ऐसे एरियाज हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि हाई इंसिडेंस फायर्स लेवल से क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, अब क्या फायर्स के 2 केस हो सकते हैं, तो मैनमेड कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज में आपको पता है ड्राउट की जैसी कंडीशन आ जाए, ड्राई वेदर कंडीशन हो जाए, हीट वेव्स हो गया इसकी वजह से, या स्पार्क्स अगर फोरोक टेल्स की वजह से आ जाए, या स्पॉन्टेनियस अगर आप ड्राई फ्यूल कंबस्टन किया जा रहे हो ड्यू टू द सो डस्ट एंड लीव्स, ये कुछ नेचुरल कॉजेज है। मैन मेड कॉजेज क्या है? सबसे पहले आपको पता है जो एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। सिगरेट स्टब्स मतलब ये तो जो सिगरेट पी के आप छोड़ देते हो बिना बुझाए, ठीक है, बर्निंग जो बीडीज होती हैं, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा कोज है वो फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे कैंप फायर, बोन फायर, ये भी एक बड़ा कोज है। ठीक है, मेजर्स के लिए गए हैं ताकि हम फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर सके। एक लिया गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 2017 में फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि हम फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर सके, उनको मैनेज कर सके एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को। नेक्स्ट न्यूज है, एक सेकेंड, हाँ, डीआरडीओ टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है गाइस, रामजेट टेक्नोलॉजी वगैरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा। अभी क्या है एसएफडीआर क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, एक सेकेंड गाइस। हाँ देखो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, एक तो रैमजेट होता है, एक स्क्रैमजेट होता है, एक ड्यूल मोड रैमजेट होता है। ठीक है, रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो एफिशिएंट होते हैं यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड। देखो गाइस आपको पता है हाइपरसोनिक स्पीड, सबसोनिक, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, ये सब स्पीड्स क्या होती हैं, ये डिपेंड करते हैं स्पीड ऑफ साउंड से, कुछ इनटू टाइम्स होती है। ठीक है, तो जो रामजेट टेक्नोलॉजी उन मतलब कि जो हमारे क्या बोलते हैं, आई मीन उन व्हीकल्स के लिए बहुत, जो हमारे लाइक हम जो डिफेंस में यूज करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिनकी हम जो स्पीड रख रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड लगती है नियर अबाउट 3 मैच। ठीक है, 3 टाइम्स होती है स्पीड ऑफ साउंड की, लेकिन तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर क्या हो जाती है, थोड़ी घटती रहती है जैसे अगर स्पीड बढ़ती है हाइपरसोनिक स्पीड होती है। ठीक है, मतलब कि रामजेट जो वेरिएंट टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं उन डिफेंस इक्विपमेंट में, अगर उनकी स्पीड हमें मार्क 3 तक रखनी होती है, ठीक है, अगर लेकिन ये स्पीड मार्क 5 तक जाएगी तो इनकी जो परफॉर्मेंस होगी
वो थोड़ी क्या घटने लगेगी। नेक्स्ट है स्क्रैमजेट, दैट इज अ सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है ओवर द रैमजेट, क्योंकि यहाँ पे जो क्या ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हाइपरसोनिक स्पीड पे भी एफिशिएंटली ऑपरेट करता है और ये सुपरसोनिक कंबशन को भी अलाउ करता है। सुपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक से भी अगर ज्यादा स्पीड हो जाए। डुअल मोड रामजेट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हम रामजेट को ट्रांसफर कर देते हैं स्क्रैमजेट में। मतलब कि क्या होता है, देखो मतलब कि जब 4 मार्च तक जो स्पीड है वहां तक तो रामजेट टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होगी, लेकिन जैसे स्पीड 4 से 8 मार्च में जाएगी वहां पे जो क्या होगा, जो दूसरा जो मोड है स्क्रैमजेट मोड है वो क्या करता है एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर देती है सबसोनिक स्पीड में भी सुपरसोनिक स्पीड में भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं न्यूज में क्या था। अभी क्या है जो SFD है, दैट इज द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली मतलब क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, जिससे क्या जो DRDO क्या कर सका है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो गाइस मैं उस वक्त व्हीकल्स बोल रही थी, डिफेंस इक्विपमेंट बोल रही थी, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं आता, वो मिसाइल्स की जो स्पीड होती है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर सके। तो DRDO को इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने समझा दिया है। ठीक है, एक एट प्रेजेंट की ये जो टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास अवेलेबल है। कौन सी? SFDR। ठीक है, रामजेट एक तरह का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है जो एटमॉस्फेरिक मतलब कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको यूज करता है एज कम्पेयर टू किसी ऑक्सीडाइजर कोई नहीं यूज करता। जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसी को यूज करके क्या करता है फ्यूल को बर्न करता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स सॉलिड मोटर। इसके अलावा ये व्हीकल्स के फॉरवर्ड मोशन को यूज करता है ताकि वो इनकमिंग एयर को क्या कर सके कंप्रेस कर सके फॉर कंबशन। ठीक है, मतलब सिंपल बात है, रामजेट के एक तरह का जेट इंजन है जो क्या करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है ताकि वो क्या कर सके फ्यूल को बर्न कर सके। ठीक है, ये इसका एक सिंपल वे है कि आपको देख लेना। अभी के करंट जो लॉन्च व्हीकल है उसमें जो 70% जो प्रोपेलेंट जो फ्यूल ऑक्सीडाइज कंबशन होते हैं इसके अंदर ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि रामजेट है वो ऑक्सीडाइजर नहीं यूज करता बल्कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता है। इसलिए जो रामजेट क्या है, ये इसको ग्रेटर रेंज हमें प्रोवाइड करता है, हायर एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू मिसाइल जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज करते हैं। मतलब समझ में आ गई, कुछ जो जेट इंजन होते हैं वो प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, जबकि जो रामजेट है जो ऑक्सीडाइजर ना यूज करके क्या करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता है, वो ज्यादा आपको इफेक्टिव स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है OCI कार्ड होल्डर्स रिक्वायर प्रायर परमिशन फॉर रिसर्च एंड जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये काफी अच्छी न्यूज है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को कुछ जो कार्ड होल्डर्स है उनको कुछ प्रायर परमिशन रिक्वायर होगा अगर उन्होंने रिसर्च करनी है जर्नलिज्म करना है। ठीक है, इंडिया में आपको पता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कौन होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। देखो किसी भी पर्सन को OCI कार्ड होल्डर रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। एलिजिबिलिटी क्या है, वो फॉरेन नेशनल OCI कार्ड रख सकता है जो 26 जनवरी 1950 से पहले सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल था, या फिर वो चाइल्ड और जो ग्रैंड चाइल्ड या फिर वो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है उस सिटीजन का। ठीक है, इट इज अ स्पाउस, अगर जो किसका मतलब कि स्पाउस है फॉरेन रीजन का ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, और मतलब कि सपोज करो अगर आप OCI होल्डर करना चाहते हो लेकिन ठीक है, लेकिन अगर जो आपका स्पाउस है वो इंडिया का सिटीजन है देन यू कैन होल्ड OCI होल्डर। ठीक है, लाइक आप अगर इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जाम देती हूँ, हार्दिक पांड्या की वाइफ है नताशा, अगर नताशा को मतलब नताशा के OCI कार्ड होल्ड रख सकती है क्योंकि जो उसका स्पाउस है वो क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, या फिर और स्पाउस ऑफ द फॉरेन ओरिजिन ऑफ ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर उसका जो स्पाउस है वो चाहे OCI कार्ड होल्डर भी है तो भी वो रख सकता है लेकिन उसके लिए कोई सर्टेन कंडीशन है। हाईवर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ कंट्रीज के जो सिटीजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करे वो एलिजिबल नहीं है OCI के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि OCI कार्ड होल्डर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा कर सकते हैं फॉर विजिटिंग इंडिया, बार बार उन्हें वीजा नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कि उनके पास पूरी जिंदगी के लिए वीजा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो जैसे आपको इंडिया में आना है, उनको अगर 1 महीने के लिए रहना है, 2 महीने के लिए रहना है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा NRIs के मतलब कि कंपेरिजन क्या है, मतलब NRIs और OCI में क्या कंपेरिजन है। देखो सबसे पहले की जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड है एक्सेप्शन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या कर सकते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट। ठीक है, ये कुछ प्रोफेशंस परस्यू कर सकते हैं जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, CA वगैरह पे। इसके अलावा ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और इन टेस्ट को लिए अपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल, मतलब कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो NRIs और जो OCIs है वो दोनों कर सकते हैं। अब क्या चीजें जो इंडियन नेशनल के साथ ही कर सकते हैं, सबसे पहले कि डोमेस्टिक ट्रैवल, एयरवेल रेट्स और जो एंट्री फीस एनी इंटरनेशनल पार्क वो सेम होगी एनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। जैसे आपने देखा होगा
मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जब आप जाते हो तो उसमें लिखा होता है इंडियन सिटीजन के लिए अलग होती है और फॉरनर्स के लिए अलग होती है। तो लेकिन जो OCIs हैं उनके लिए क्या है, हर एक जगह जो एंट्री फीस है वो सेम होंगी, ठीक है। हिस्टोरिकल साइट्स हो, चाहे म्यूजियम्स हो, चाहे नेशनल म्यूजियम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है OCI कार्ड होल्डर्स पे? सबसे पहले क्या है, अगर उन्हें रिसर्च वर्क करना है इंडिया में या कोई इंटर्नशिप करनी है या किसी फॉरेन डिप्लोमेट मिशन में वो एम्प्लॉयड कर रहे हैं या किसी फॉरेन की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है वहां पे अगर वो एज मतलब कि एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनको पहले स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा वो कुछ एक्टिविटीज हैं वो बिना प्रायर परमिशन के लिए नहीं कर सकते, जैसे मिशनरी, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म में जो तबलीग एक्टिविटीज है। इसके अलावा उन्हें जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट चाहिए होगी अगर उन्हें कोई ऐसा प्लेस विजिट करना है जो प्रोटेक्टेड एरिया में फॉल होता है। इसके अलावा वो किसी भी, आपको पता है, वोट नहीं कर सकते और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं इंक्लूड हो सकते, कोई भी पब्लिक सर्विसेज में वो अपॉइंट नहीं कर सकते, या फिर जो यूनियन और स्टेट की कोई भी जो अफेयर्स के कनेक्शन में कोई भी सर्विसेज है उनको वो नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। अभी ये गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करा है, कुछ सर्टेन लिस्ट ऑफ राइट्स जो OCI क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। OCIs को इसलिए पुश किया जा रहा है ताकि कुछ जो उनको राइट्स मिले जो इंडियन सिटीजन को राइट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज में यही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, अब हमारी छोटी छोटी न्यूज है। सबसे पहले पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये टाइगर रिजर्व कहाँ का अपनी बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र के साथ। बाकी इसके 2 डिवीजन है, एक तो प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और एक है मोगली पेंच सेंचुरी। जो रिवर पेंच है वो इस पेंच टाइगर रिजर्व को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस प्लेस को द जंगल बुक में भी मेंशन किया गया बाय रुद्यार्ड किपलिंग में। बाकी फ्लोरा यहाँ पे क्या क्या है? महुआ, व्हाइट कुल्लू, स्लाई, सजा, बिजिया, ढौरा, ये सब। फोना के यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे, चीता, जंगल कैट, वोल्फ, इंडियन लेपर्ड, घोर, क्रो, फिशन, इंडियन ओलर, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, दैट इज द रूसा। अभी के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, रूसा की रिव्यू मीटिंग को चेयर किया है। जो रूसा है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंट्रल स्टेट दोनों उसको शेयर करते हैं, जिसका एम ये है कि किस तरह से स्टेट में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि उनको हायर एजुकेशन को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। इसमें जो सेंट्रल फंडिंग करती है वो 60% करती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, ठीक है। या देखो डिफरेंट होते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स होती हैं जैसे हिली एरियाज हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होती है वहाँ पे सेंट्रल 90% फंडिंग करती है, बाकी यूनियन टेरिटरीज को 100% फंडिंग करती है। ये डिपेंड करता है क्या नॉर्म्स वगैरह पे, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट्स के रूसा के सबसे पहले क्या हमने इसमें यूनिवर्सिटी को क्रिएट करना है बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इन अ क्लस्टर, ठीक है। इसके अलावा हमें हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। बाकी मतलब वोकेशनलाइजेशन मतलब क्या कि हायर एजुकेशन को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना है। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज को, सेलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी को क्वालिटी और एक्सीलेंस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है इंडिया और स्वीडन की वर्चुअल समिट हुई है। अभी क्या प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया स्वीडन के डिसीजन को कि उन्होंने, देखो आपको पता है जैसे इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ये इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट किया गया, तो अभी क्या किया स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है, तो स्वीडन के इस स्टेप को प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वेलकम किया, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस एक ट्रीटी है, जिस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम किया कि किस तरह से हम सोलर पावर के बेनिफिट्स को टैप कर सकते हैं और क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकते हैं। लीडर्स ने बोला है कि जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर एलियंस में ज्यादा कंट्रीज आ रही हैं तो इससे क्या होएगा, मतलब कि ऑफकोर्स इसको मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके अलावा जैसे अब स्वीडन है तो इंडिया और स्वीडन का जो ज्वाइंट इनिशिएटिव दैट इज द लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये इन्होंने इंक्लूड है। जो ये जो लीड इसमें क्या है, इसमें कुछ कंट्रीज और कंपनीज होंगी इकट्ठी होंगी जिसका काम क्या होगा किस तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे ध्यान दिया जाए बाय 2050। बाकी इसके लॉन्च किया गया था 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है एल सल्वाडोर सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री, ठीक है। देखो एल सल्वाडोर पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बनी है। अभी क्या है, देखो WHO ने क्या किया है, एल सल्वाडोर को मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफाई कर दिया गया। उस कंट्री को हम कब प्रूव करते थे कि ये मलेरिया फ्री हो गया, कोई भी डिजीज फ्री हो गया, जब वो कंट्री लगातार पिछले 3 सालों से उसमें एक भी केस ना रखा हो, तब हम उस कंट्री को क्या कर देते हैं कि वो मलेरिया फ्री होगी या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज फ्री हो चुकी है। ग्लोबली अभी तक 38 कंट्रीज और कुछ टेरिटरीज हैं जो क्या अपने माइलस्टोन पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 टूज रेवोल्यूशन अभी क्या है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो म्यांमार में एक मिलिट्री ग्रुप के अगेंस्ट स्टार्ट किया है। जो 5 टूज रेवोल्यूशन है ये इट इज अ रेफरेंस टू द डेट 22 फरवरी 2021 जहां पे एक्टिविस्ट ने कहा है कि मास डेमोन्स्ट्रेशन इन म्यांमार, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं 6 मार्च के लिए डेली करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।